एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह एडिशन 2024 और हम लोग देख रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। एंशियंट हिस्ट्री को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। हालांकि लगभग कंप्लीट हो ही चुका था। 3 टॉपिक्स जो है रह चुके थे। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत मिडिएवल हिस्ट्री की ओर प्रवेश करने वाले हैं। आज का इस वीडियो बिल्कुल ही छोटा रहने वाला है। 3 टॉपिक्स क्या क्या रहने वाला है आज इस वीडियो में, आप लोग पहले वो जान लीजिए। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग, जिसमें चेर, चोल, पांड्य यह सबको पढ़ना है। और तीसरा टॉपिक है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के नाम। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर टॉपिक आज की इस वीडियो का, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत की ओर अगले वीडियो में प्रवेश करेंगे और इसका मास्टर वीडियो भी जल्द ही मैं आप लोग को उपलब्ध करवा दूंगी। फिलहाल इस वीडियो को मैं प्रारंभ कर रही हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, खजुराहो का मांतगेश्वर मंदिर, खजुराहो का मांतगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह समर्पित है शिव को। मांतगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? 100 से अधिक बौद्ध गुफा जो है कहाँ स्थित है? तो कन्हेरी। कन्हेरी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालिताना मंदिर किस नगर में अवस्थित है? ब्लू इंक से लिखा गया है, इसका आंसर थोड़ा मिसप्रिंट भी आप लोग को दिखाई देगा, आप लोग गौर से सुना करिएगा। पालिताना मंदिर किस नगर में अवस्थित है? तो भावनगर में। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? तो यह एलिफेंटा की गुफा, और है कहाँ? तो महाराष्ट्र में। खजुराहो के मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो का जो मंदिर है हिंदू एवं जैन दोनों धर्म से संबंधित है और इसका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू से भी संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और जैन धर्म से संबंधित है। तीनों धर्म से, हिंदू, बौद्ध एवं जैन। क्वेश्चन नंबर है, माफ करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर आप लोग को पता होगा, काठमांडू, नेपाल। बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सबसे प्रसिद्ध है? बौद्ध गुफा मंदिर में कौन सबसे प्रसिद्ध है? तो यह अजंता की गुफा है और यह है कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा गुफाओं का निर्माण किन शासकों ने कराया था? एलोरा की गुफा जो कि महाराष्ट्र में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है इस टॉपिक से, याद रखिएगा। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? तो यह सीतापुर में है। सीतापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? कैलाश मंदिर, एलोरा। आगे बढ़ते हैं, एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। ठीक है, यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। चलिए आगे, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत ही फेमस मंदिर है और सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया। और कंबोडिया का पूरा नाम क्या है? तो कंपूचिया है। पूरा नाम क्या है? तो कंपूचिया है। और यह किसका मंदिर है? तो विष्णु जी का। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? तो नरसिंह देव बर्मन। नरसिंह देव बर्मन। कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ? तो यह वर्तमान में कहाँ है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला पैगोडा के नाम से किससे जाना जाता है? काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है यह कहाँ है? गुजरात में। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण जो हुआ है यह नागर शैली में हुआ है। किस शैली में हुआ है? नागर शैली में हुआ है।
नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली, ये तीनों शैली का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। दक्षिण में जो भी मंदिर बनाए जाते थे द्रविड़ शैली में ही बनाए जाते थे, और उत्तरी भारत में जो भी मंदिर बनाया जाता था किस शैली में बनाया जाता था, तो नागर शैली में। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर पुरी, उड़ीसा। कहाँ है? तो पुरी में है, और पुरी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोपुरम तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। नेक्स्ट है ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहां के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया? चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो पल्लव शासकों के द्वारा, पल्लव शासकों के द्वारा। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित था? तक्षशिला जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है, यह सिंधु तथा झेलम नदियों के किनारे था। राजा तक्ष ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त जिनका नाम है, कौटिल्य जिनका नाम है, यहाँ पे ही क्या थे? अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? सोनगिरी यह मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। और तक्षशिला जो है मौर्य काल के समय बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी कर्नाटक, हम्पी कर्नाटक, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रही थी। किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ, शारदा मठ और गोवर्धन मठ एवं वेदांत मठ की स्थापना की थी। 4 मठ की स्थापना की थी। कौन? शंकराचार्य ने। शंकराचार्य कहाँ के रहने वाले थे? तो केरल के रहने वाले थे। ध्यान रखिएगा कहाँ के रहने वाले थे? केरल में ही इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 4 मठ का निर्माण करवाया था, चारों दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। पूरब की बात की जाए तो ज्योतिर्मठ है, कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ है, श्रृंगेरी मठ है। और पूरब की बात की जाए तो यह उड़ीसा में, उड़ीसा में है। और यह इसका नाम है क्या? तो यह हो जाएगा गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ। और पश्चिम में कौन सा मठ है? तो यह शारदा मठ है। शारदा मठ कहाँ है? तो यह गुजरात में है। और गोवर्धन मठ उड़ीसा, श्रृंगेरी जो है यह कर्नाटक में है। और फिर एक रह गया ज्योतिर्मठ जो कि उत्तराखंड में है। चारों का नाम याद रखिएगा, आप लोग यहाँ पे देख भी लीजिए। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, शारदा मठ द्वारका गुजरात, गोवर्धन मठ पुरी ओडिशा, और वेदांत मठ या फिर श्रृंगेरी मठ ही कहते हैं, जो कि कहाँ है? तो कर्नाटक में है। चलिए, श्रृंगेरी मंदिर में ही दान दिया था कौन? टीपू सुल्तान। श्रृंगेरी मंदिर के निर्माण में किसने दान किया था? तो टीपू सुल्तान। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये पंचायतन जो शैली है यह मंदिर रचना शैली है। पंचायतन, द्रविड़, वेसर, नागर यह सब मंदिर निर्माण की एक शैली है। नेक्स्ट है गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राजेंद्र चोल ने, राजेंद्र चोल ने, याद रखिएगा। इसने एक उपाधि भी धारण की थी और एक नगर का निर्माण भी करवाया था, गंगा से संबंधित ही नाम था। राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? राजराज चोल द्वारा निर्मित है बृहदेश्वर मंदिर, और यह जो है द्रविड़ शैली में निर्मित है। नेक्स्ट है बोरोबदुर का प्रख्यात स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। बोरोबदुर का प्रख्यात स्तूप कहाँ पर है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो चोलकालीन मंदिर जो समर्पित है यह शिव को समर्पित है। किसे? शिव को। यहाँ पे कुछ मंदिर स्थापत्य कला का नाम दिया गया है, मंदिर का नाम दिया गया और स्थिति दिया गया है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे कि एरन का विष्णु मंदिर, एरन का विष्णु मंदिर एरन सागर जिला मध्य प्रदेश। एरन का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। भुमरा का शिव मंदिर, तो भुमरा सतना जिला मध्य प्रदेश। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, यह कहाँ है? तो सिरपुर रायपुर जिला छत्तीसगढ़। तिगवा का विष्णु मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तिगवा का विष्णु मंदिर यह कहाँ है? तो तिगवा में है। और यह कहाँ है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, यह नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर, भीतरगांव कानपुर जिला उत्तर प्रदेश। भीतरगांव कहाँ है? तो यह कानपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। पिपरिया का विष्णु मंदिर, पिपरिया सतना जिला मध्य प्रदेश। पिपरिया में है और कौन सा जिला लगता है? सतना जिला और मध्य प्रदेश। देवघर का दशावतार मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देवघर का दशावतार मंदिर यह देवघर ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। आई होप याद तो नहीं हुआ होगा, एक बार फिर से आप लोग देख लें इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे भी कुछ पॉइंट दिया गया है। माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? सिरोही जिले में अवस्थित है। चलिए, बहुत ही आराम से इसे हमने याद करवा दिया आप लोग को। नेक्स्ट दिया गया है प्रमुख राजवंश, राजधानी तथा संस्थापक। चलिए, यहाँ पे भी देख लेंगे। चोल वंश, चोल वंश के स्थापक कौन थे? पता ही होगा। चोल वंश के स्थापक थे विजयालय। विजयालय। राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर। तंजौर। ब्लू इंक से लिखा गया इसलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा। पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कांची या फिर कांचीपुरम, और श्री विष्णु इसके संस्थापक थे। पल्लव वंश संस्थापक श्री विष्णु। राष्ट्रकूट के संस्थापक थे दंती दुर्ग। एक बार संस्थापक याद कर लेते हैं और एक बार राजधानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु, राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग, होयसल वंश विष्णुवर्धन, काकतीय वंश बीटा प्रथम, गंग वंश ब्रजहस्त पंचम। गंग वंश के स्थापक कौन थे? तो ब्रजहस्त पंचम। पाल वंश के गोपाल, पाल वंश के स्थापक गोपाल थे। सेन वंश समंत सेन, समंत सेन। पांड्य वंश नेडियोन, पांड्य वंश के स्थापक कौन थे? नेडियोन। नेक्स्ट दिया गया है गुर्जर प्रतिहार वंश, नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश नागभट्ट प्रथम। चालुक्य वंश तैलप द्वितीय, चालुक्य वंश तैलप द्वितीय। ये जो है कल्याणी का है। आप लोगों को पता होगा कि चालुक्य तीन थे, एक कल्याणी का चालुक्य, एक वादामी का चालुक्य और एक वेगी का चालुक्य। तो वादामी चालुक्य के जो संस्थापक थे जयसी प्रथम थे, और वेगी चालुक्य विष्णुवर्धन। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पे। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय, और वादामी के चालुक्य जयसी प्रथम, और चालुक्य वेगी का विष्णुवर्धन। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव, चंद्रदेव। सोलंकी वंश मूलराज, सोलंकी वंश मूलराज। परमार वंश उपेंद्र, परमार वंश उपेंद्र। कलचुरी वंश कोक्कल, कलचुरी वंश कोक्कल। चौहान वंश वासुदेव, चौहान वंश वासुदेव। चंदेल वंश नन्नुक, चंदेल वंश नन्नुक। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। वीडियो को समाप्त करना ख्वाहिश नहीं है, याद करवाना ख्वाहिश है कि आप लोग को याद हो जाए और हमारा रिकॉल हो जाए। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। पल्लव वंश के संस्थापक थे श्री विष्णु। राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग। होयसल वंश विष्णुवर्धन। काकतीय वंश वीटा प्रथम। गंग वंश ब्रजहस्त पंचम, ब्रजहस्त पंचम। पाल वंश गोपाल। सेन वंश सामंत सेन। पांड्य वंश नेडियोन। गुर्जर प्रतिहार वंश नागभट्ट प्रथम। चालुक्य वंश तैलप द्वितीय, कल्याणी का चालुक्य तैलप द्वितीय। वादामी का चालुक्य जयसिंह प्रथम। वेगी का चालुक्य विष्णुवर्धन। गढ़वाल वंश चंद्रदेव। नेक्स्ट दिया गया है सोलंकी वंश, सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज, मूलराज। परमार वंश उपेंद्र। कलचुरी वंश कोकल। चौहान वंश वासुदेव। चंदेल वंश नन्नुक। अब हम लोग एक बार राजधानी को भी देख लेते हैं, जैसे कि चोल वंश, चोल वंश की जो राजधानी थी यह तंजौर थी। कहाँ थी? तंजौर थी। नेक्स्ट है पल्लव वंश कांचीपुरम। राष्ट्रकूट वंश मानेखेट। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। काकतीय वंश अमकोंड, अमकोंड। गंग वंश कुवलाल व तलकाड। पाल वंश इसकी राजधानी मुंगेर थी। सेन वंश की राजधानी लखनौती थी। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै, पांड्य वंश की राजधानी मदुरै। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी। कहाँ थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज। कल्याणी का चालुक्य राजधानी मानखेट या फिर कल्याण थी, और वादामी चालुक्य राजधानी वातापी थी, और वेगी के चालुक्य राजधानी कहाँ थी? तो वेगी थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश की राजधानी वाराणसी। सोलंकी वंश अहिलवाड़। परमार वंश धारानगरी। कलचुरी वंश त्रिपुरी, और चौहान वंश की राजधानी अजमेर या फिर अहिच्छत्र थी। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो खजुराहो या महोवा। आई थिंक आप लोग को याद हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट है चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में हैं? चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में हैं? तो उत्तर मेरूर अभिलेख, उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख किसका है? मैं नाम भूल रही हूँ, अगर आगे आएगा तो मैं बता दूंगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? कुलोतुंग प्रथम, कुलोतुंग प्रथम। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था?
बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला चोल शासक था राजेंद्र चोल या फिर राजेंद्र प्रथम। नौसैनिक शक्ति के विस्तार इसी ने किया था, राजेंद्र प्रथम ने ही। श्रीलंका को पूरी तरह से जीत लिया था, राजेंद्र प्रथम ने ही। हालांकि उत्तरी श्रीलंका को जीता था राज प्रथम और सिर्फ टैक्स वसूल करके छोड़ दिया था। हालांकि राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है, संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? तो कदम का नहीं मिलता है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? धार्मिक कविताओं का संकलन है, क्या है? कुरल है। कुरल की जो रचना किया गया था यह तमिल भाषा में किया गया था। किस भाषा में? तमिल भाषा में। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? कदम राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो वनवासी थी। कहाँ थी? वनवासी थी। चलिए नेक्स्ट है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था अरिकमेडु। क्या था? अरिकमेडु था। अरिकमेडु था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सब हो चुका, मैं 2 बार इसका पिक ली थी, शायद क्लीन आ सके। चलिए आगे दिया गया है, तमिल रामायण अथवा रामावतारम का लेखक कौन था? तो कंबन था। कौन था? कंबन। तमिल रामायण अथवा रामावतारम का लेखक कौन था? कंबन था। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? यह किया था कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम के समय में ही चोल से श्रीलंका जो है अलग हो गया था। देख सकते हैं, चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए कौन जाना जाता है? तो चोल वंश। स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत ही फेमस है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तकोलम का जो युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी के लेखक ने किया है। दी पेरिपल्स ऑफ इरिथियन सी के लेखक का नाम आज तक पता ही नहीं चल पाया है, लेकिन उल्लेख जो पोडू किया है तो यह हो जाएगा अरिकमेडु का। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लें, वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी के लेखक ने किया है तो यह हो जाएगा अरिकामेडु। संगम साहित्य में वर्णित कनगी कौन है? कनगी तमिल महाकाव्य मणिमेखले की नायिका है। तमिल महाकाव्य मणिमेखले की नायिका है। कनगी पूजा किसने आरंभ किया था? अगर पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। कनगी पूजा। चलिए आगे दिया हुआ ही है, चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेन गुटवन था। कौन था? सेन गुटवन। चेर राजा की बात हो रहा है जो नेदुन जेरेल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा या कनगी पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। तो अब पता चल गया होगा सेन गुटवन। देखिए, संगम काल में 3 वंश हुए थे। कौन कौन सा वंश था? तो चोल वंश था, ए वाले तट पे चोल वंश था। तमिलनाडु का ए वाले तट पे चोल वंश, और केरल के मालाबार क्षेत्र में चेर वंश का विकास हुआ था। चेर वंश का क्षेत्र था। और तमिलनाडु का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु, मतलब कह सकते ए वाले भाग पे पांड वंश। तो चेर, चोल और पांड यह सब संगम युग के वंश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? तो मणिमेखले। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो पांड भेजा था। और तीनों जो संगम बुलाई गई थी ना, वो पांड के नेतृत्व में ही बुलाई गई थी। कहाँ? मदुरै में। तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तोल्कापियम तमिल व्याकरण और काव्य से। पहला जो संगम हुआ था मदुरै में, और तीसरा जो संगम हुआ था यह भी कहाँ हुआ था? तो मदुरै में हुआ था। तोल्कापियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। ठीक है, तोल्कापियम की रचना किसने किया था? तोल्कापियर ने किया था। तोल्कापियर ने किया था। किस नदी को पांड राजा की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को पांड राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वेगी नदी को। कौन सी नदी को? वेगी नदी को। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? पंपा, पोना एवं रन्ना। पंपा, पोना एवं रन्ना। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? तो पंपा, पोना एवं रन्ना है। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन थे? संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन थे? तो करिकाल। चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक करिकाल का नाम यहाँ पे दिया गया है। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? नाम याद रखिएगा, पेरुन देवनार। पेरुन देवनार, जो कि महाभारत को तमिल में अनुवाद किया था। किसने? पेरुन देवनार ने। पेरुन देवनार ने।
दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन थे? कुरल के लेखक कौन थे? तो तिरुवल्लुवर थे। कौन थे? तिरुवल्लुवर। कुरल के लेखक कौन थे? तिरुवल्लुवर थे। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? धर्म इनका था शैव, शिव जी को मानने वाले थे। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या है? शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या है? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईस्वी तक, माफ करेंगे 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं। संगमकालीन प्रचलित शब्दावलियां दिया गया है, ठीक है, देख लेते हैं। वरियल, वरियल क्या था? तो क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर। वरियल क्या था? वरियम, माफ करिएगा, वरियम या फिर वरियर। वरियर जो होता था, वरियम वसूलने वाला अधिकारी होता था। और वरियम क्या था? तो क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? वरियम कहलाता था। और वरियम जो होता था, वरियर जो होता था, वरियम वसूलने वाला अधिकारी, मतलब टैक्स वसूलने वाला अधिकारी वरियर कहलाता था। ठीक है। नेक्स्ट है कराई। कराई क्या था? तो भू राजस्व या लगान था। उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। राज की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो कराई ही था। किसकी बात हो रही है? तो संगम काल की बात हो रही है। नेक्स्ट है इराई। इराई क्या था? तो सामंतों द्वारा लिया जाने वाला, माफ करेंगे, सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर या युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा। नेक्स्ट है इराबू। इराबू जबरन लिया जाने वाला उपहार इराबू कहलाता था। जबरन लिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता था? इराबू। उल्गू या संगम। सीमा शुल्क व मार्ग कर राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत क्या था? उल्गू या फिर संगम था। नेक्स्ट है कड़मई या फिर पाडू वड्डू। नाम फर्स्ट इंटरेस्टिंग है। कड़मई या फिर पाडू वड्डू राजा को दिया जाने वाला शुल्क था। माँ व वेली। माँ व वेली भूमाप इकाई। और कलम क्या था? तो अनाज की तौल की इकाई था। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा मुझे भी नया नया नाम देखने को मिल रहा है। वरियम। वरियम क्या था? तो क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर था। ठीक है। वरियर क्या था? तो वरियम वसूलने वाला अधिकारी को वरियर कहा जाता था। कराई। कराई क्या था? तो भू राजस्व या लगान। उपज का 1/6 भाग वसूला जाता था, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। क्या था? कराई। नेक्स्ट है इराई। सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर या युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा क्या कहलाता था? इराई कहलाता था। नेक्स्ट है इराबू। जबरन लिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता था? इराबू कहलाता था। जबरन लिया जाने वाला उपहार इराबू। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग को लगता है ना, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन कर दिए, यही सब क्वेश्चन रहता है। उल्गू या संगम। सीमा शुल्क व मार्ग कर राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत क्या था? तो उल्गू था। नेक्स्ट है कड़मई या फिर पाडू वड्डू। कड़मई या पाडू वड्डू राजा को दिया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता था? कड़मई या फिर पाडू वड्डू कहलाता था। नेक्स्ट है माँ व वेली। माँ व वेली भूमाप की इकाई। कलम क्या है? तो अनाज के तौल की इकाई। कलम दे करके ये ना सोचेंगे कि लिखने की इकाई, अनाज के तौल की इकाई है कलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कौन, को एवं मन्नन शब्द प्रयुक्त होते थे। ठीक है भाई, संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कौन, को एवं मन्नन शब्द प्रयुक्त होते थे। हम लोग कहते हैं ना राजा, शासक, वहाँ ये सब प्रयुक्त होते थे शब्द, कौन, को, मन्नन। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं? मुरुगन स्कंद, अन्य नाम है कार्तिकेय, कुमार या फिर सुब्रमण्यम। कह सकते हैं कि शिव जी के बड़े वाले जो बेटे हैं वही कार्तिकेय हैं, उन्हीं को मुरुगन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुरुगन। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता था? प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता था? मरुदम कहा जाता था। क्या? मरुदम, मरुदम। संगम युग में चोल राज की राजधानी उदयपुर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? चोल राज की राजधानी उदयपुर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? तो करिकाल को। किसे जाता है? करिकाल को। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? प्रचलित व्यवसाय था वस्त्र उद्योग। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो यवन कहा गया। क्या कहा गया? यवन। यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया? यवन कहा गया। 3 ही टॉपिक्स हैं लेकिन थोड़ा सा हार्ड थे, इसलिए मैं थोड़ा टाइम भी दे रही हूँ, आप लोग समझ सके। संगम युग में उदयपुर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। याद रखिएगा, संगम युग में उदयपुर किसके लिए विख्यात था? कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पाले के रचयिता रुद्रक नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पाले के रचयिता रुद्रक कनार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? तो करिकाल के द्वारा।
वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता था, यह हो जाएगा परिपादल। वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है वह कौन सा है? परिपादल है। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? तो नेडियोन ने। समुद्र पूजा सेन गुटवन ने पत्नी पूजा प्रारंभ करवाई थी और समुद्र पूजा किसने प्रारंभ की? नेडियोन जरेल ने, नेडियोन ने करवाई थी। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ नोट्स में दिए गए। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया तथा स्वयं गंगैकोंड की उपाधि धारण की। मैंने पहले ही बताया था राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? गंगैकोंड चोलपुरम की, और नई राजधानी बनाए, माफ करेंगे, राजधानी बनाए और उपाधि धारण की गंगैकोंड चोल की। समझ जाइएगा, गंगा से संबंधित जो भी साउथ का नाम आएगा तो राजेंद्र प्रथम से ही संबंधित होगा। नेक्स्ट है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। चलिए इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। प्राचीन एवं साहित्यकार। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? दाय भाग के रचयिता थे जिमुत वाहन। दाय भाग के रचयिता जिमुत वाहन। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? प्रभु चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो मेरुतुंग है। कौन है? मेरुतुंग है। किन शासकों का वर्णन मिलता है? तो गुजरात के शासकों का वर्णन इसमें मिलता है। किसमें? तो प्रबोध चिंतामणि, रचयिता है मेरुतुंग। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट कौन थे? सभी को पता होगा, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन है? रामचरितमानस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हुई रामचरित, जो कि बंगाल के शासक थे रामपाल, उन्हीं का जीवन कथा है। और इसके रचयिता कौन थे? तो संध्याकर नंदी थे। रामचरितमानस का तो सही को पता होगा, तुलसीदास थे, लेकिन ये बात हो रही है रामपाल की, और इसके रचयिता कौन है? तो संध्याकर नंदी। ठीक है। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो जोनराज एवं श्रीवर ने। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। अष्टाध्याय के रचयिता कौन है? तो पाणिनि है। अष्टाध्याय के रचयिता पाणिनि है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। इसके रचयिता कौन है? तो चरक है। किसके दरबार में रहते थे? तो कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। हाल ही में बिहार दरबार में पूछा भी गया। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? तो दंडी। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? दंडी है। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? तो लीलावती के लेखक है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य। नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? बताएंगे। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो जयदेव थे। और यह जो रहते थे किसके दरबार में? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन के दरबार में। नेक्स्ट है मिलित पन्हों को किस भाषा का ग्रंथ है? मिलित पन्हों किस भाषा का ग्रंथ है? तो हो जाएगा पाली ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? पाली ग्रंथ। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? तो हो जाएंगे हर्षवर्धन। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका का रचयिता कौन है? तो हर्षवर्धन है। नेक्स्ट है शिल्पादिकारम का लेखक कौन है? शिल्पादिकारम, इसके लेखक कौन थे? इलिंगो थे। कौन थे? इलिंगो। इलिंगो। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो हो जाएगा जगनक। विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो नहीं है, पृथ्वीराज विजय है, उसके रचयिता है जगनक। विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? विश्वकोशीय ग्रंथ कहा जाता है बृहत संहिता को। बृहत संहिता को। सौंदरानंद किसकी रचना है? सौंदरानंद किसकी रचना है? तो अश्वघोष की। सौंदरानंद किसकी रचयिता है? अश्वघोष की। नेक्स्ट है मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनुस्मृति संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। इसमें कोई डाउट नहीं। पंचतंत्र जिसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। और यह जो है पुस्तक सर्वाधिक अनुवादित पुस्तक माना जाता है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। 15 भारतीय भाषा में अनुवाद किया गया है और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद
हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवारे सुहौली शीर्षक किया गया था। फारसी में इसका अनुवाद जो किया गया था अनवारे सुहौली के नाम से किया गया था। अनवारे सुहौली शीर्षक के नाम से किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। कम से कम तो कमेंट करके जरूर बताया करिएगा, और पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक अगर नहीं किए होंगे तो। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है मनु को। किसे माना जाता है? मनु को माना जाता है। मिलित पन्हु नामक रचना राजा मिलित नाम से किस बौद्ध भिक्षु के मत संवाद रूप में है? 1 मिनट रुक जाएंगे। मिलित पन्हु नामक रचना राजा मिलित तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है? अच्छा, यह नागसेन। मिलित पन्हु में किसका संवाद है? तो नागसेन और राजा मिलित का। नेक्स्ट है, कश्मीर में हिंदू राज का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? कश्मीर में हिंदू राज का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? तो कलहन के राज तरंगिणी से। कलहन के राज तरंगिणी से। गाथा सप्तशती नामक पुस्तक, गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की? तो गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? हाल ने की थी। किसने की थी? हाल ने। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? तो भास्कराचार्य। तमिल रामायण का रचनाकार कंबन किस चोल शासक के दरबार में थे? कंबन किसके दरबार में थे? कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में। कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में। आगे है गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं। चलिए, रचना और रचनाकार दिया गया जैसे कि कालिदास। कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शकुंतलम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभिज्ञान शकुंतलम किसका है? तो हो जाएगा कालिदास का। अभिज्ञान शकुंतलम किसका है? यह कालिदास का ही है। मेघदूत किसका है? तो कालिदास का है। ऋतु संहार किसका है? तो कालिदास का। कुमार संभव, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम किसका है? तो कालिदास का है। नेक्स्ट है विशाख दत्त। विशाख दत्त के पुस्तक का नाम है देवी चंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुद्रा राक्षस, जिससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। देवी चंद्र गुप्तम किसकी है? विशाख दत्त की है। नेक्स्ट है दंडी। दंडी के पुस्तक का नाम है 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन। 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन किसका है? दंडी की है। न्यायावतार यह किसका है? तो सिद्ध सेन का है। सिद्ध सेन का है। स्वप्नभास दत्तम और चारु दत्तम यह किसका है? तो भास का है। किसका है? भास की पुस्तक है। स्वप्नवास दत्तम और चारु दत्तम किसका है? तो भास की पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र। पंचतंत्र का तो विष्णु शर्मा हो गया। चरक संहिता यह चरक का है। ब्रह्म सिद्धांत यह आर्यभट्ट का है। ब्रह्म सिद्धांत किसका है? तो आर्यभट्ट का है। विशुद्ध मग यह किसका है? तो बुद्ध घोष का। बुद्ध घोष का। योगाचार असंग का है। योगाचार असंग की पुस्तक है। असंग। नेक्स्ट है उरुभंग। उरुभंग किसका है? तो यह भास का है। उरुभंग किसका है? तो यह भास की पुस्तक है। नेक्स्ट है किरातु जूनियम। किरातु जूनियम के लेखक कौन है? तो यह भारवी है। किरातु जूनियम के लेखक कौन है? भारवी। अमरकोश। अमरकोश का रचयिता है अमर सिंह। अमरकोश का रचयिता कौन है? अमर सिंह है। चलिए नेक्स्ट है रावण वध। रावण वध के लेखक कौन है? तो वत्स भट्टी है। वत्स भट्टी। रावण वध वत्स भट्टी। चंद्र व्याकरण चंद्रोमीन। और बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका किसका है? तो वराह मिहिर की है। बृहद संहिता पंच सिद्धांतिका किसका है? वराह मिहिर। आर्यभट्टियम किसका है? तो आर्यभट्ट का है। मृच्छकटिकम किसका है? तो यह हो जाएगा मृच्छकटिकम क्षुद्रक की पुस्तक है। क्षुद्रक की पुस्तक। यहाँ पे मिसप्रिंट है लेकिन याद रखिएगा किसकी पुस्तक है? क्षुद्रक की पुस्तक है। महाभास के लेखक पतंजलि सुंग काल के शासक पुष्यमित्र सुंग के समकालीन तथा उसके पुरोहित थे। नो डाउट महाभास के जो लेखक पतंजलि थे यह सुंग काल के पुष्यमित्र सुंग के समकालीन तथा उनके पुरोहित थे। इन्हीं के दरबार में यह रहते थे। तो चलिए हमने एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करवा दिया। आप लोग देख भी सकते हैं 25 पेज नंबर तक हो चुका है। अब यहाँ से मध्यकालीन भारत को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कम से कम कमेंट करके बता दीजिएगा और हो सके तो इसे शेयर भी किया करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।